महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास जो बीए थर्ड ईयर का आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिकाएं रहीं उसका अध्ययन एवं उसके ऊपर हम चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो आइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिकाएं रही हैं और उन्होंने किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो बहुत सारी महिला नेत्रियों ने आगे बढ़कर अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्नत महल, बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने अंग्रेज़ों से बढ़कर मुकाबला किया था और अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मरते दम तक उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हुई भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उस दौरान भारतीय राजनीति में महिलाओं ने अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे किया, उसके ऊपर हमारा आज विशेष फोकस रहेगा। चूँकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हमें भारतीय जो पुरुष थे उनको भी उत्तरार्ध में ही अधिकार मिलने धीरे धीरे शुरू हुए थे। अतः हम ये मान सकते हैं कि उनसे पहले महिलाओं को कोई अधिकार तो ब्रिटिश सरकार में नहीं मिल सकते थे। इसी तरह से विदेशी यूरोपियन देशों में भी धीरे धीरे महिलाओं ने संघर्ष करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिशें की, जिनमें मताधिकार का एक महत्वपूर्ण संघर्ष रहा। ब्रिटेन में भी इसके लिए महिलाओं ने संघर्ष किया था और उनको अंततः 1920वीं शताब्दी के प्रारंभ में मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो चुका था। लेकिन भारतीय महिलाओं को मताधिकार लेने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, बल्कि उन्हें जो पुरुषों के अधिकार थे उन्हीं अधिकारों के साथ साथ जब उनकी मांगें बढ़ती गई, जब स्वराज्य एवं स्वशासन के लिए भारतीय क्रांतिकारियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों ने अपनी मांग मांगने की कोशिश की और बिना जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय भेदभाव के सभी को बराबर का अधिकार देने की अपनी मांगें मनवाने की कोशिश की, उसी संदर्भ में भारतीय महिलाओं को भी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1919 के एक्ट के द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को भी कुछ हद तक मताधिकार का अधिकार, मत देने का अधिकार मिल चुका था। हालांकि वो काफ़ी रेयर था, उसमें काफ़ी शर्तें भी थी जिसको उनको पालन करना पड़ता था। लेकिन ये शुरुआती दौर था जिसमें महिलाओं की जो भूमिका थी वह घर की चारदीवारी में रहा करती थी और वह जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनमें इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया करती थी। हालांकि जो बंगाल का विभाजन, बंगभंग आंदोलन हुआ, उस समय में बहुत सारी महिलाओं ने बाहर निकलकर आंदोलन में भाग लिया, जिससे भारतीय राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया। लेकिन जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रवेश किया तब गांधी के द्वारा महिलाओं को भी आह्वान किया गया कि अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने घर के चारदीवारी से बाहर निकलें और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आंदोलन आदि, शांतिपूर्वक आंदोलन आदि करें। इसी तरह से उनका आह्वान ये भी था कि खादी का प्रचार प्रसार की जो सारी जिम्मेदारी है घर घर जाकर वह महिलाओं के माध्यम से होना चाहिए ताकि वे आगे बढ़ सकें। परंतु अभी भी भारतीय समाज एक तरह से पुरुष प्रधान ही था और लैंगिक या यौनिक भेदभाव के आधार पर अभी भी भारतीय जो पुरुष समाज है उनको अपने बराबर नहीं समझता था। लेकिन अन्य ही उनके साथ जुड़ती चली गई महिलाएं और स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्ता भूमिका बन गई। एक तरह से धार्मिक आह्वान ने भी भारतीय महिलाओं को प्रभावित किया, क्योंकि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें धार्मिकता का अंश भी जुड़ा हुआ था कि धरती माँ के लिए संघर्ष कर रहे थे, देवी को शक्ति का जो प्रतीक था उसके रूप में वो आगे जाकर काम कर रहे थे। इसी आधार पर भारतीय महिलाओं ने भी सोचा कि महिलाओं के लिए भी संघर्ष हो ताकि महिलाओं को भी अब राजनीतिक परिदृश्य में आकर
अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और धीरे धीरे जब तक देश आज़ाद नहीं हो। और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन महिलाओं के नेतृत्व करने का एक पीक आंदोलन था, एक ऊंचाई भरा नेतृत्व था। वहाँ तक महिलाएं काफ़ी प्रभावित होकर बढ़ चढ़कर इन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। तो आइए अब सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि महिलाओं का राजनीति में प्रवेश, भारतीय महिलाओं का राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ। जब भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ सेकेंड जो 1910 के दशक में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारतीय लोगों ने, चूँकि अंग्रेजी सरकार ने और मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि ये युद्ध चल रहा है जो लोकतंत्र के लिए युद्ध चल रहा है, अतः भारतीय राष्ट्रवादियों, चाहे वह साम्यवादी विचारधारा के रहे हों, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के रहे हों या नरम दल के विचारधारा के रहे हों, सभी ने अंग्रेज़ों की मदद करने की पेशकश की। गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक आदि लोगों ने घूम कर अंग्रेज़ों को समर्थन देने की बात की गई। और चूंकि ये एक लोकतंत्र के लिए संघर्ष था, तो उन भारतीय राष्ट्रवादियों को उम्मीद थी कि ये लोकतंत्र के द्वारा ही भारतीयों को भी स्वराज्य में स्वशासन प्रदान किया जाएगा। भारत में जब इसकी मांग बढ़ रही थी, तो 1917 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत आए। 1917 की उन्होंने घोषणा की, 1917 में घोषणा की, जिसमें कहा गया कि भारतीयों को युद्ध के पश्चात स्वराज्य एवं स्वशासन देने के बारे में विचार किया जाएगा। इसी समय जब वे भारत आए, तो महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की और उनको आगाह किया कि जब आप भारतीयों की बात करते हो, तब उस भारतीयों में महिलाओं को भी महत्व देते हुए महिलाओं के संबंध में भी बहुत सारे जो महिलाओं की मांगे, उन पर भी विचार कीजिए, क्योंकि अभी तक महिलाओं को लिंग भेद के आधार पर मताधिकार से वंचित रखा गया था। और इसी वजह से बहुत सारी महिला नेत्रियों ने, जिनमें हीराबाई टाटा थी, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा उस समय मॉन्टेग्यू के सामने अपने विचार रखने में। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब आप जनता शब्द का प्रयोग करें, तो जनता के अंदर जो महिला हैं उनको भी आप शामिल कीजिए। इसी तरह से पुरुष जो व्यक्ति आदि को आप संबोधित करते हो, तो उस संबोधन में हमें महिलाओं को भी स्थान दीजिए। और ये कहो कि हम जब व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भारतीय व्यक्तियों के लिए, तो उनमें महिलाओं को भी सम्मिलित कर रहे हैं। उनका ये भी मानना था कि महिलाओं को भी एक उच्च श्रेणी में रखिए, पुरुषों की तरह उनको भी अधिकार दीजिए। तो ये सारी बातें महिलाओं ने सबसे पहले 1917 में जब मॉन्टेग्यू भारत आया था, उस समय अपने विचारें रखे। इनमें हीराबाई टाटा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने ये काम किया। हालांकि उस समय 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट भी काफ़ी सक्रिय थी, सरोजिनी नायडू भी काफ़ी सक्रिय थी। इन्होंने भी महिलाएं थी, इन्होंने भी कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काफ़ी काम किया था। परंतु इन्होंने आधिकारिक रूप से किसी महिला संगठन के माध्यम से महिलाओं की आवाज़ों को आगे पहुंचाने का कोई काम नहीं किया था। ये महिलाएं अवश्य थी, महिलाओं का नेतृत्व अपने स्तर पर अवश्य कर रही थी, लेकिन इन्होंने भी अन्य महिलाओं के लिए कोई संगठित रूप से कार्य करने की कोशिश नहीं की थी। जब मॉन्टेग्यू के सामने ये बातें रखी गई कि महिलाओं को भी मताधिकार दिया जाए पुरुषों के समान, तब साउथ बोरो समिति बनाई गई। अंग्रेजों के द्वारा कौन सी समिति गठित की गई? साउथ बोरो समिति गठित की गई, जिसका काम ये था कि भारत की परिस्थितियों को देखा जाए कि किस प्रकार से लोगों को मताधिकार दिया जाए। क्योंकि 1919 का जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम आया, तो उसमें घोषणाओं में किसी प्रकार की महिलाओं को ये अधिकार स्वीकार नहीं किए गए थे। तब उन पर काफ़ी दबाव बनाया गया महिला नेताओं के द्वारा कि उनको कुछ अधिकार दिए जाए। इन्हीं परिस्थितियों को समझाने के लिए साउथ बोरो समिति गठित की गई थी, जिसमें जब ये समिति गठित की गई तो 300 महिलाओं ने लगभग हस्ताक्षर के माध्यम से आवेदन पत्र इस समिति को दिए और कहा कि महिलाओं को मताधिकार दिए जाए। इसी समिति ने
सारी जांच पड़ताल करने के पश्चात ये पाया कि अभी अनुकूल वातावरण नहीं है कि भारत में महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को मताधिकार संबंधी अधिकार दिए जाए। परंतु इस का काफ़ी विरोध किया गया। 1919 में ब्रिटेन की जो संसदीय समिति है उसके सामने श्रीमती अनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, हीराबाई टाटा जैसी महिलाओं के नेतृत्व में वहाँ अपने प्रस्ताव भेजे गए कि भारतीय महिलाओं को भी मताधिकार संबंधी अधिकार दिए जाए। अतः इन सभी का जब दबाव उन पर बनाया गया तब जाकर अंत में महिलाओं को काफ़ी अधिकार तो नहीं दिए गए, परंतु जब साउथ बोरा समिति के द्वारा महिलाओं को अयोग्य माना गया मताधिकार का, तब देश में भी कई जगह हड़तालें और जुलूसों का आयोजन किया गया, जिसमें बम्बई में महिलाओं ने विशाल सभा आयोजित की गई, जिसमें मांग दोहराई और कहा कि भारतीय महिलाओं को भी मताधिकार दिया जाए। और इस सभा ने लगभग इंग्लैंड के जो 11 प्रमुख नेता थे उनको भी पत्र लिखे और उनके माध्यम से अपनी बातों को उन्होंने दोहराया। अंत में 1921 में अंग्रेज़ों द्वारा वादा किया गया कि भारत में जो विधानसभाएं और जो चुनाव द्वारा जो विधानसभाएं का चुनाव होता है उनमें महिलाओं को मताधिकार देने की उन्होंने पेशकश की गई। तो 1921 तक जाकर ही भारतीय महिलाओं को मताधिकार संबंधी अधिकार दिया गया। तो मताधिकार का जो अधिकार था वे यूरोपियन देशों के समान ही भारतीयों को भी चंद समय में ही मिल गया था, लेकिन ये सीमित क्षेत्र में मिला था उनको मताधिकार, एक व्यापक क्षेत्र में नहीं मिला था। अब आगे बात करते हैं साउथ बोरा समिति के बाद हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन और महिलाएं। 1920-21 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन में ही सर्वप्रथम महिलाओं ने देशव्यापी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी, खादी का प्रचार प्रसार किया, शराब की दुकानों पर धरना दिया। इसी तरह से बहुत सारी जो मांगे थी अपनी, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। ये सारे काम असहयोग आंदोलन के समय भारतीय महिलाओं ने किया। 1921 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो लगभग 144 के लगभग महिलाओं ने उस अधिवेशन में भाग लिया और अपनी उपस्थिति आंदोलन में दर्ज करवाई। इसी तरह से बम्बई में असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन किया गया। बम्बई में असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन किया गया। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, स्वराज्य और स्त्रियों का उत्थान। बम्बई में असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन किया गया था। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, स्वराज्य प्राप्त करना जो असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, और महिलाओं का उत्थान हो सके, स्वराज्य के साथ साथ महिलाओं का उत्थान हो सके। इसी तरह इस सभा ने जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने मुंबई की यात्रा की थी, तो इस सभा के नेतृत्व में उसकी यात्रा का राष्ट्रीय स्त्री सभा के नेतृत्व में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध किया गया और विरोध के परिणाम स्वरूप पूरे मुंबई में हड़ताल का आयोजन इस सभा के द्वारा किया गया। इसी तरह से जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय हरिजनों के उद्धार के लिए कार्यक्रम बनाए, तो इसी राष्ट्रीय स्त्री सभा ने उनसे प्रभावित होकर मुंबई में अनेक स्थानों पर हरिजनों के उद्धार के लिए शिक्षा के कार्यक्रम चलाए। खासतौर पर जो क्षेत्र है वहाँ पर ये कार्यक्रम उन्होंने चलाए और उनको स्कूली शिक्षाएं दी गई। 1921 से लेकर 1930 तक लगभग हर साल 1921 से 1930 तक के दौरान, इन 10 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्त्री सभा ने मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में हरिजनों के उद्धार के लिए इस शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी तरह से जब तिलक कोष का गठन किया गया, जब गांधी जी के द्वारा तिलक कोष का गठन किया गया ताकि इस कोष में देशव्यापी एक तरह से धन इकट्ठा हो, स्वतंत्रता के लिए वे काम, स्वराज्य के लिए वे संघर्ष के लिए काम आ सके, इसमें राष्ट्रीय स्त्री सभा ने भी लगभग 45,000 रुपये इकट्ठा करके इस आंदोलन में दान में दिए। परंतु उस समय गांधी जी ने पैसे वापस उनको लौटा दिए और कहा कि आपकी जो संस्था है राष्ट्रीय स्त्री सभा, उसी में इसको उपयोग करिए, उसी में इसको रखिए। तब राष्ट्रीय स्त्री सभा ने लगभग 300 लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई
कढ़ाई बुनाई का काम उनको दिया गया, उनको रोज़गार भी मिला और उन्होंने घर पर रहकर लगभग कढ़ाई बुनाई का काम किया उस पैसे के माध्यम से। इस तरह असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय स्त्री सभा और असहयोग आंदोलन के पश्चात तक राष्ट्रीय स्त्री सभा ने महिलाओं के संगठन के रूप में काफ़ी ख्याति अर्जित प्राप्त कर ली थी। 1920 के दशक की ये बात है। 1920 के दशक में दो प्रकार की महिलाओं के प्रति दो प्रकार की विचारधाराएं पनप रही थी। एक विचारधारा का तर्क यह था कि महिलाओं को अधिकार इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि समाज में वह माँ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समाज में वह माँ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह से दूसरा तर्क देने वालों का विचार ये था कि स्त्रियों और पुरुषों में केवल जैनिक अंतर के अलावा सभी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, क्षमताओं, इच्छाओं आदि सब समान मानी जाती है। सबकी अपनी अपनी, स्त्री की भी इच्छा होती है, पुरुषों की भी इच्छा होती है। तो इस आधार पर समानता, स्त्रियों और पुरुषों में समानता होनी चाहिए। 1919 में जब मताधिकार की बात की गई थी और कहा गया था कि जो मताधिकार है वह कुछ शर्तों के साथ दिया गया था, जिसमें दो शर्तें मुख्य थी। एक तो जो स्त्री थी वह स्नातक होने चाहिए और स्नातक करीब 7 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो एक महिला, तो वो मत दे सकती है जहाँ मतदान होता हो। दूसरी बात ये कहा गया कि उनके पास संपत्ति अधिकार भी हो, संपत्ति भी उनके नाम से हो। इस प्रकार से ये दो शर्तें रखी गई जो काफ़ी कठोर शर्तें थी उस समय की बात करें तो इस शर्त के आधार पर 1921 की हम बात करते हैं तो केवल 1 लाख भारत में ही ऐसी महिलाएं थी जो मत देने के भागीदारी हो सकती थी। इसी तरह से असहयोग आंदोलन इसी दरमियान जब चल रहा था तो एक महत्वपूर्ण महिला श्रीमती अरुणा आसफ अली खां, अरुणा आसफ अली की प्रेरणा से महिलाओं ने घर घर जाकर स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया। जो गांधी जी का अहम नारा था, घर घर जाकर स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना, उनका मानना था कि स्वदेशी के प्रचार प्रसार से ही देश का भला हो सकता है और देशवासियों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पाश्चात्य जो संस्कृति सभ्यता भारत में प्रवेश कर चुकी है उससे निपटना और ब्रिटिश शासन से निपटने का सबसे आसान तरीका ये है कि स्वदेशी को अपनाया जाए। अरुणा आसफ अली के साथ अन्य महिलाएं भी जैसे कि मणिबेन पटेल, उर्मिला दास, राजकुमारी अमृत कौर ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसी तरह से बीबी आमना जो एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए खादी का प्रचार प्रसार किया। तो कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के समय महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी ने भी इनको काफ़ी प्रोत्साहन दिया और इस प्रोत्साहन के बलबूते अरुणा आसफ अली खां जैसी महिलाएं, बीबी आमना जैसी महिलाओं ने घर घर जाकर खादी का प्रचार प्रसार किया और उसके माध्यम से महिलाओं ने असहयोग आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। अब आइए आगे बात करते हैं श्रमिक वर्ग की महिलाओं में चेतना। श्रमिक वर्ग एक बहुत बड़ा हिस्सा था भारतीय महिलाओं का जो अपना विभिन्न फैक्ट्रियों में काम किया करती थी, परंतु उनको बहुत कम अधिकार दिए गए थे। यहाँ तक कि उनकी जो प्रसूति का समय था वहाँ पर कोई डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होती थी, कोई महिला नर्स भी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। तो उन मांगों को लेकर बहुत सारी महिला संगठनों ने मांग की कि महिलाओं को अधिकार दी जाए, उनके काम के घंटों को निश्चित किया जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको श्रमिक महिलाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस आशय से 1920 के दशक में ही श्रमिक वर्ग की महिलाओं में तथा उनके बारे में नई चेतनाएं जागृत हुई, क्योंकि लगा कि इनका भी एक बड़ा हिस्सा है जो भी देश के काम आ सकती है और महिलाओं का उत्थान में ये अहम भूमिका निभा सकती है। 1920 के दशक के अंत में जो श्रमिक आंदोलन महिलाओं की उपस्थिति की जाने लगी थी, इस काल में ट्रेड यूनियनी महिलाएं सामने आई और बल्कि श्रमिक महिलाओं ने स्वयं प्रयत्न करके ही उनका साथ दिया। बहुत सारी ट्रेड यूनियनी महिलाएं संगठित हुई और उन्होंने श्रमिक महिलाओं से बातचीत की और उनके माध्यम से उनके विचारों को समझा और उनकी मांगों को आगे पहुंचाने का उन्होंने काम किया।
कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में भी 1931 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उनमें श्रमिकों के साथ साथ महिलाओं के संबंध में, श्रमिक महिलाओं के संबंध में बहुत सारे प्रस्ताव पास किए कि उनकी मांगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वो भी काफ़ी मेहनत आदि किया करती थी, जबकि उनको पुरुषों के मुकाबले कम अधिकार दिए गए थे महिलाओं को। इस प्रकार से श्रमिक महिलाओं को भी जागरूक किया गया कुछ महिला ट्रेड यूनियनों के माध्यम से, महिला संगठनों के माध्यम से, ताकि वे उसका प्रचार प्रसार कर सके। आगे हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही? जैसा कि आपको मालूम है कि 1930 के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा, 240 मील की दांडी की यात्रा शुरू की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना, अंग्रेज़ों के नमक कानून को तोड़ना और अंग्रेज़ों के नमक कानून पर एकाधिकार को चुनौती देना। ये मुख्य काम था जिसको गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करने की पेशकश की थी। क्या था कि पहले अंग्रेज़ों ने जो नमक कानून बना रखा था, केवल अंग्रेज ही नमक बेचा कर सकते, मतलब नमक पर उनका एक अधिकार था। इसी तरह से नमक अन्य व्यक्ति नहीं बना सकते थे, केवल अंग्रेजों के माध्यम से ही नमक बनाया जाता था। तो ये एक बहुत बुरा कानून था जिसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा शुरू की गई थी। जब ये यात्रा शुरू की गई तो प्रारंभ में गांधी जी के द्वारा उनको, महिलाओं को रोका गया कि आप घर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन बहुत सारी महिलाएं उनसे इस यात्रा के माध्यम से जुड़ती चली गई और अंत में गांधी जी को एक जनसभा में संबोधित करते हुए कहना पड़ा कि मेरे विचार में अब समय आ गया है कि जब महिलाएं अपने अस्तित्व के पर्दे को त्याग कर खामोश नहीं बैठ सकती, अस्तित्व के पर्दे को त्याग दिया जाए और वो खामोश नहीं बैठे, उन्हें पुरुष साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी जो हुकूमत है उनके अत्याचारों के विरुद्ध आगे आकर संघर्ष करना चाहिए और जन जन उनका आह्वान करना चाहिए। दांडी यात्रा में जो पहुंची महिलाएं थी उनका एक सम्मेलन बुलाया गया गांधी जी के द्वारा और भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। दांडी जो यात्रा चल रही थी उस समय बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी गई, तो गांधी जी ने एक सम्मेलन बुलाया, उनसे विचार विमर्श किया गया और इस विचार विमर्श के परिणाम से उनकी कार्यक्रम के आगे रूपरेखा तय की गई। जिन महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया उनमें बंगाल की शांति देवी, उर्मिला देवी, एम प्रभा गुप्ता, आलोक दास गुप्ता आदि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। इसमें दांडी यात्रा वाले आंदोलन में हिस्सा लिया। हजारों महिलाओं ने गांधी जी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह में नमक बनाने से लेकर नमक बेचने तक का काम किया, जो नमक के कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से काम करते हुए महिलाओं ने नमक कानून को तोड़ा और घर घर जाकर नमक बेचने का काम भी किया। ये सीधी अंग्रेज़ों को चुनौती थी। इसी तरह से कस्तूरबा गांधी जो बाद में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी बनी, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई दांडी यात्रा के समय, नमक सत्याग्रह के समय। उनके नेतृत्व में बहुत सारी स्त्रियां सम्मिलित हुई और गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी तरह से देश के अन्य भागों में भी महिला नेत्रियों ने नेतृत्व प्रदान किया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। पंजाब में कि ग्रामीण महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मनमोहिनी सहगल ने दी। मनमोहिनी सहगल पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली एक स्त्री नेता थी जिसने बढ़ चढ़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून को तोड़ा, अंग्रेजों के जो कानून थे उनको तोड़ने की कोशिश की। इसी तरह से दिल्ली में अरुणा आसफ अली सरस्वती देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला। मद्रास की रुक्मणी लक्ष्मीपति प्रथम महिला थी जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्षेत्र में गिरफ्तारी दी थी। मद्रास की लक्ष्मीपति रुक्मणी लक्ष्मीपति एक स्त्री महिला थी जिन्होंने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तारी दी थी मद्रास में। इस प्रकार से तमिलनाडु में उसका काफ़ी नाम हो चुका था। इसी तरह से महाराष्ट्र में पंडित रमाबाई और काशीबाई कानेटकर प्रथम महिलाएं थी जिनकी क्षमताओं के बारे में अंग्रेज अधिकारी एच लॉरेंस ने भी कहा था कि ऐसी कोई संस्था नहीं है जो रमाबाई रनाडे जैसी महिलाओं को सम्मानित नहीं करे। महाराष्ट्र में रमाबाई रनाडे और जो उनकी सहयोगी थी काशीबाई कानेटकर, इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह अहम भूमिका अदा की। एच लॉरेंस जो प्रमुख अधिकारी थे उन्होंने भी इसकी काफ़ी बड़ाई की थी।
ऐसे ही बंगाल में यशु सरकार सावरकर, इसी तरह से बंगाल में भी बहुत सारे सविनय विज्ञान आंदोलन किए गए, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नासिक में यशु सावरकर ने युवती संघ की स्थापना की इसी समय। लक्ष्मीबाई तुसे जैसे महिला नेत्रियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी ने अपनी शिष्या जो अवंतीबाई गोखले थी वो महाराष्ट्र की सरोजनी नायडू की संज्ञा दी इसी आंदोलन के समय। गांधी जी की जो स्त्री शिष्या थी अवंतिकाबाई गोखले, उनको उन्होंने महाराष्ट्र की सरोजनी नायडू की भी संज्ञा दी थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में भी ये काम महिलाओं ने बखूबी निभाया और सत्याग्रह का अपने कार्यक्रम को जारी रखा। तिलक दिवस के ऊपर पर डॉक्टर हंसा मेहता, तिलक दिवस के ऊपर पर हंसा मेहता ने अगस्त 1930 में ही निषेध आज्ञा का उल्लंघन करते हुए एक जुलूस का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के समय एक जुलूस का उन्होंने नेतृत्व किया और अंग्रेजी कानून को तोड़ा। इस आंदोलन के दौरान एक और महिला नेत्री जो जिसने काफ़ी नाम कमाया, जिनके नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वह थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ऐसी महिला नेत्री थी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ग्रामीण क्षेत्र में अपना काम किया और ग्रामीण महिलाओं को संगठित करके आंदोलन के प्रति जागरूक किया, खादी का प्रचार प्रसार किया। नमक सत्याग्रह में को तोड़ने का उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। परंतु 1930 के दशक के पश्चात, दशक के प्रारंभ में ही अब पुलिस की बर्बरता का शिकार महिलाएं भी होने लगी। पहले ये समझा जाता था कि महिलाओं पर पुलिस का जो बर्बरता है वो कम हुआ करती थी, इसलिए कुछ नेताओं के द्वारा उनको आगे भी कर दिया जाता था, लेकिन अब पुलिस की बर्बरता उनकी महिलाओं के ऊपर भी होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर लाठीचार्ज हुआ करते थे जुलूसों के तहत। इसी तरह से 1930 में बम्बई बूथ पर चुनाव के खिलाफ बैठी लगभग 300 महिलाओं को बंदी बना लिया गया, उनको कारागार में डालकर उनको यातनाएं दी गई। इसके साथ ही महिलाओं पर भी अब अत्याचार किया जाने लगा। कहा जाता है कि 1930 से 1933 के तक लगभग 20,000 महिलाओं को जेल भेज दिया गया। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक नई स्फूर्ति के रूप में महिलाओं ने अपना काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिला। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से उन्होंने कार्य किया था। आइए अब बात करते हैं महिला संगठनों की उत्पत्ति। चूँकि महिला संगठनों 1920 के दशक के बाद से ही भारत में के विभिन्न क्षेत्रों में महिला संगठनों की उत्पत्ति होने लगी थी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि संगठन के माध्यम से ही महिलाओं की आवाज़ को पहुंचाया जा सकता है। पहला कारण तो इस संगठन की मांग थी कि पराधीनता के खिलाफ संघर्ष रखना और पुरुषों के समान उनको अधिकार प्रदान करना। लेकिन तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत सारे भारत के राष्ट्रवादी जो नेता भी थे वे भी नहीं चाहते थे कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए। तो महिलाएं अपना कार्य कर रही थी और महिलाओं को उम्मीद भी थी कि पुरुषों के साथ साथ हमें भी मेन स्ट्रीम धारा में आने का मौका पूरा मिलेगा। तो 1925 से 1930 की अवधि में भारत में अनेक नारी संगठनों की स्थापना हुई थी, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। उसका कारण क्या था कि 1925 से 30 के दशक में अनेक महिला संगठनों की स्थापना हुई थी भारत में, और उसके परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ उसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इन संगठनों में देवी सेविका संघ, नारी सत्याग्रह समिति, देवी सेविका संघ, नारी सत्याग्रह समिति, महिला राष्ट्रीय संघ, लेडीज पिकेटिंग बोर्ड, स्त्री स्वराज्य संघ, स्वयं सेविका संघ आदि बने, जिन्होंने महिलाओं की लामबंदी की, जुलूस और प्रभात रैलियाँ निकाली, धरनों का आयोजन किया। इसी तरह से खादी का प्रचार प्रसार किया, चरखा चलाने का प्रशिक्षण और खादी बेचने का उन्होंने काम किया। इन महिलाओं ने जुलूसों का नेतृत्व भी किया, खादी का प्रचार प्रसार भी किया, चरखों को भी बेचा और सूत काटने के काम का प्रशिक्षण भी उनको दिया गया, ताकि स्वराज्य को अपनाया जा सके इन संगठनों के माध्यम से। 1928 में महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। बंगाल में यह पहला संगठन था जिसने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया। 1928 में महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई और बंगाल का यह पहला नारी संगठन था जिसने नारी क्षेत्र में काम किया था। बंगाल का पहला नारी संगठन कौन था?
महिला राष्ट्रीय संघ 1928 में इसका स्थापना हुई थी। ये बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है जिसने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया था। इसका उद्देश्य था बम्बई राष्ट्रीय स्त्री सभा की तरह देश की स्वाधीनता और महिलाओं की दशा में सुधार लाना। जो बम्बई में राष्ट्रीय स्त्री सभा का काम चल रहा था, जो गठन हुआ था, उसी के आधार पर बंगाल में भी 1928 में महिला राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना और महिलाओं के अधिकारों की महिलाओं के जो दशा थी उसमें सुधार का कार्य करना। इस संगठन की एक महिला नेत्री थी लतिका। लतिका जैसी नेताओं ने महिलाओं के लिए अनेक रचनात्मक कार्य किए। महिला राष्ट्रीय संघ की एक महत्वपूर्ण महिला नेत्री थी लतिका। उन्होंने महिलाओं के लिए अनेक कार्य किए, रचनात्मक कार्य किए। इन्होंने महिला संघ राष्ट्रीय संघ में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, महिलाओं की ज़्यादा से संख्या करने के लिए कांग्रेस के पुरुष नेताओं से भी सहायता मांगी ताकि इस महिला संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री जुड़ सके। लतिका ने अपने केंद्रों को शक्ति मंदिर का नाम दिया और उनका नेटवर्क बनाया ताकि महिलाएं इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, महिलाओं को यह आभास हो सके स्वाधीनता का संघर्ष उनके लिए भी है, उनको भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें काम करना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन में उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। 1926 में ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1926 में ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई जो महिलाओं में शिक्षा, प्रसार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए हुई थी। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 1926 में ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य यही था कि महिलाओं का जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए और उनको गृहिणी भूमिकाओं को अच्छे ढंग से निभाने की प्रशिक्षण दिया जाए। प्रारंभ में इनका जो उद्देश्य था ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस का, वह था महिलाओं का जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए और अच्छे से ढंग से उनका गृहिणी जीवन का अच्छे ढंग से वे निर्वाह कर सके। बाद में ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के ज्वलंत मुद्दों को भी जोड़ दिया गया। इस संस्था का नाम भी उन्होंने बदल दिया गया और नाम बदलकर ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस फॉर एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म कर दिया गया। इसका नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म कर दिया गया ताकि महिलाओं के सामाजिक मुद्दों भी इसमें जुड़ जाए और इन संस्था के माध्यम से उनके मुद्दों को बढ़ाया जा सके और ये राष्ट्रीय परिदृश्य में महिलाओं का एक नेतृत्व के रूप में काम कर सके। इसी संगठन के बारे में जो हीराबाई राटा है वो कहा करती थी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय कहा करती थी कि पहले इस संस्थाओं में केवल महारानी जो वही आकर अध्यक्ष आदि बना करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो परिवर्तन आया उससे अब लगता है कि जो संघर्षशील महिलाएं हैं वह महिलाएं आकर इस संगठन में काम करने लगी। 1931 में सरोजिनी नायडू ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म की अध्यक्षा बनी। इस प्रकार से विभिन्न महिला संगठनों की उत्पत्ति असहयोग आंदोलन के पश्चात और सविनय आंदोलन के मध्य हुई और जिस कारण से सविनय आंदोलन के समय स्त्रियों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका को चिन्हित किया और बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर भाग ले सकती है। आगे हम बात करते हैं मताधिकार के लिए संघर्ष। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मताधिकार का जो अधिकार है वह कई प्रतिबंधों के साथ महिलाओं को मिला हुआ था, जिनमें संपत्ति संबंधी, स्नातक संबंधी काफ़ी प्रतिबंध लगे हुए थे और उनका क्षेत्र भी काफ़ी सीमित था। अतः इसको लेकर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशन में घोषित किया था कि धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर अब किसी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर स्त्री संगठनों ने, महिला नेत्रियों ने मांग उठाने लग गए कि अब जाति, लिंग भेदभाव के आधार पर स्त्रियों को भी अधिकार प्रदान किया जाए और विशेषकर ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस ने 1932 में मताधिकार की संपूर्ण समानता की मांग की कि सभी व्यक्तियों को संपूर्ण समानता, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, सभी को समान आधार पर मताधिकार प्रदान किया जाए। फिर भी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसमें वयस्क मताधिकार की बात को नहीं सुना गया। हालांकि 1919 के अधिनियम के द्वारा
जो मताधिकार दिया गया था उसमें कुछ और परिवर्तन, उसमें कुछ और चीज़ जोड़ी गई ताकि महिलाओं को भी अधिकार का बढ़ावा जा, पुरुष और महिलाओं को भी मताधिकार का और अधिकार बढ़ाया जा सके। 1919 के एक्ट की धाराओं की तुलना में मताधिकार संबंधी कुछ छूट दी गई, जैसे कि कोई पेंशन व्यक्ति सैनिक है, उसकी जो पत्नी है विधवा है या उसको भी मत देने का अधिकार है। किसी व्यक्ति के जो कर देता हो उसकी पत्नी विधवा को भी मत देने का अधिकार है। इसी तरह से विधवाओं को कई तरह के आधार पर उन्होंने मताधिकार दिया। परंतु 1938 में जब 1935 के अधिनियम को कार्यान्वित करने की कोशिश हो रही थी, उसी समय ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस ने साथ ही ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस के साथ ही वीमेंस इंडियन फेडरेशन तथा नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेंस ने इस एक्ट की आलोचना करते हुए कई वक्तव्य प्रकाशित किए। जैसा कि उनका कहना था कि संपत्ति की धारा को जोड़ना, सीटों का बंटवारा गैर लोकतांत्रिक तरीके से करना, महिलाओं को मात्र पत्नी एवं विधवा के आधार पर मताधिकार देना, ये एक लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि महिलाओं के भी अपने कुछ स्वतंत्र अधिकार है, वे पुरुषों पर ही नहीं डिपेंड रह सकती। इस प्रकार से विभिन्न महिला संगठनों ने मताधिकार के लिए भी संघर्ष करने की कोशिश की और अपनी बात को रखा। उनमें कुछ हद तक वे सफल भी रहे, लेकिन ज़्यादा उनको फिर भी अधिकार नहीं दिए गए। और इसमें एक परेशानी और ये भी थी कि अब जो अधिकार दिए गए थे उसमें महिला मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम भी दर्ज करवाना पड़ता था। परंतु भारत जैसे एक गरीब देश और समाज में इतनी शिक्षा भी नहीं थी, निर्धनता भी काफ़ी थी, महिलाएं काफ़ी निर्धन भी हुआ करती थी, अशिक्षित भी रहा करती थी। वे किस प्रकार से जाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकती थी, इसको लेकर भी महिला संगठनों में काफ़ी आपत्तियाँ थी। इस प्रकार से महिला संगठनों ने मताधिकार के लिए भी संघर्ष किया, हालांकि वे इस काम में इतनी सफल नहीं हो पाई। आगे हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात भारत में और भारत छोड़ो आंदोलन के समय, इससे पहले एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलन की लहर फिर से उठ पड़ी और क्रांतिकारी आंदोलन में जो एक ज्वाला उठ रही थी, ये चाहते थे कि हथियारों के माध्यम से हम अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल सके। इसी समय जब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, उस समय काफ़ी संख्या में महिला क्रांतिकारियों आंदोलन से जुड़ रही थी और उनमें भी ज़्यादातर छात्राएँ थीं। हालांकि 1920-30 के दशक में महिलाओं की जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी और अन्य आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर काफ़ी जो देश के जो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका था, पुरुष प्रधान व्यक्ति थे, उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया था। लेकिन फिर भी महिला नेताओं ने, चाहे वो साम्यवादी महिलाओं, राष्ट्रवादी महिलाओं या क्रांतिकारी महिलाओं, अपने अपने तरीक़ों से उन्होंने पराधीनता के विरुद्ध अपनी आवाज़ों को उठाया। 1930 के दशक की बात करें तो इनमें एक उषाबाई डांगे, जो कि एक साम्यवादी संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं थीं, उन्होंने बम्बई में सूती वस्त्र उद्योग में लगी महिला श्रमिकों को संगठित किया। उषाबाई डांगे ने 1930 के दशक में, जो कि एक साम्यवादी महिला थी, साम्यवादी संगठन से जुड़ी हुई थी, उन्होंने सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं को एकत्रित किया और अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने आह्वान किया। इसी तरह से 1939 में महिला राजनीतिक एक्टिविस्टों ने मिलकर कांग्रेस महिला संघ बनाया। महिला राजनीतिक एक्टिविस्टों ने 1939 में कांग्रेस महिला संघ का निर्माण किया, जिससे वे अपनी मांग राष्ट्रीय स्तर पर रख सके। बंगाल में ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, उग्रवादी स्त्री संघ समूह, युगांतर और भूमिगत जैसे साम्यवादी जो विचारधारा की महिलाएं थीं, उन्होंने इस प्रकार के संगठनों का निर्माण किया और अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए अपनी भागीदारी को निभाया। इसी तरह से इन संगठनों ने मदिरा पत्रिका निकाली और उसके माध्यम से नुक्कड़ पत्रिका निकाली, सड़कों और नुक्कड़ों में सभाएं की और राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए अनेक काम किए। उनको बंदियों की माताओं की संज्ञा दी गई। इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न तरीके अपनाए और उसी के माध्यम से अपना कार्य उन्होंने किया पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए। उस समय स्त्रियों का भी मानना था कि इसी
राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार मिल जाएंगे। यही उनका जो आदर्श था उसको लेकर वे आगे चली और इसी वजह से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में काफ़ी भूमिका निभाई। इसी तरह से कुछ छात्राएं और महिलाओं ने क्रांतिकारी में आतंकवादी जो आंदोलन चल रहा था उनमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसी संदर्भ में हम बात करें तो पंजाब में सरला देवी ने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया, जो सशस्त्र माध्यम से अंग्रेजों से संघर्ष करना चाहती थी। इससे पहले जो महिलाएं थी क्रांतिकारी विचारधारा, उन्होंने केवल उनका प्रचार प्रसार करना, उनको शरण देना, क्रांतिकारियों को उनके विस्फोटक सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने तक ही रहा करता था। और पुरुष जो क्रांतिकारी होते थे वे इतना उनको बढ़ चढ़ कर, अब क्योंकि लैंगिक असमानता तो बनी हुई थी ना, महिलाओं को देखा जाता था, फिर भी कुछ महिलाओं ने आगे बढ़कर महिला संगठनों में सीधा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश किया और अपना काम किया। कुछ ने शहादत भी पाई, कुछ अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए मारी भी गई। इसी तरह से मैडम भिखाजी कामा का भी हम उल्लेख कर लेते हैं, जिन्होंने विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों को काफ़ी मदद की, उनकी सहायता के लिए काफ़ी कदम आगे बढ़ाए। इसी तरह से कुछ क्रांतिकारी महिलाएं थी, कल्पना जोशी, प्रीति, सुनीति, वीणा दास जैसी महिला क्रांतिकारियों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेजों को काफ़ी उन्होंने परेशान भी किया। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उसमें एक नारी रेजिमेंट भी बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व श्रीमती लक्ष्मी सहगल और स्वामीनाथन ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी ना, उसमें नारी रेजिमेंट का भी गठन किया था। नारी का महत्व भी वो समझते थे, इसलिए इसमें लक्ष्मीपति जो लक्ष्मी सहगल थी वह उनका नेतृत्व किया, साथ में स्वामीनाथन भी उनके साथ थी। इसी प्रकार अंतिम रूप से हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाएं, क्योंकि अब यहाँ तक महिलाएं काफ़ी आंदोलन में भाग ले चुकी थी और काफ़ी मैच्योर भी हो चुकी थी। तो 1942 के जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्योंकि अंतिम रूप से एक आंदोलन माना जा रहा था कि अब अंतिम रूप से हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल देंगे, तो इस समय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी आवश्यकता हुई, तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अपनी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी महिलाओं ने अलग अलग स्थानों पर दिया। विशेषकर बंगाल के बारिसाल में तो महिलाओं के लिए प्रशिक्षण समितियां गठन किया गया, उनको लाठियाँ चलाने की ट्रेनिंग दी गई, आदि काम किए गए। इसी तरह से बंगाल के कई जिलों में इसी तरह की आत्मरक्षा समितियों का गठन किया गया, ताकि महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके किस प्रकार से वे संघर्ष कर सके और अपनी आत्मरक्षा वे अंग्रेजों के सामने कर सके। ज़्यादातर जो महिलाएं जो आत्मरक्षा समिति थी वो ज़्यादातर साम्यवादी संगठनों से ही जुड़ी हुई थी और साम्यवादी संगठनों के माध्यम से अपना कार्य का निर्वाह किया करती थी। हालांकि जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें अभी भी ये माना जा रहा था, पुरुष प्रधान मानसिकता के जो व्यक्ति थे उनका मानना यह था कि महिलाएं अभी भी पुरुषों के बराबर नहीं समझी जा रही थी, परंतु फिर भी महिलाएं एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में आज़ादी के बाद महिलाओं को काफ़ी अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन उन्होंने अपनी संविधानता संघर्ष में अपने हाथ नहीं खींचे और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया। इसी तरह से 1940 के आंदोलन में स्वच्छता कृपलानी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका अदा की। इसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के समय असम की कनकलता बरुआ और बंगाल की मदगनी आवड़ा ने अपने बलिदान देकर महिलाओं के योगदान को चिरस्थायी बना दिया। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो आसाम की कनकलता बरुआ और बंगाल की मदगनी हावड़ा ने अपना बलिदान इस आंदोलन के तहत दिया और महिलाओं के योगदान को चिरस्थायी उन्होंने बना दिया। इसी तरह से उषा मेहता और उनके साथियों ने बम्बई में भूमिगत रहते हुए, चूँकि भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से भूमिगत ही हो गया था, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए महिलाओं की भूमिका भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने भूमिगत रहते हुए क्रांतिकारियों, राष्ट्रवादियों को शरण देने और आंदोलन के आह्वान को जारी रखते हुए जन जन तक मैसेज पहुंचाने का भारत छोड़ो आंदोलन में काम किया था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की अहम भूमिका रही थी। इसी तरह से उषा मेहता जैसी महिलाओं ने मुंबई में भूमिगत रेडियो गतिविधियों को बढ़ाया और इसी रेडियो के माध्यम से उन्होंने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया ताकि आंदोलन की जो कड़ी है वह टूटे ना और एक कड़ी बनी रहे। इसी तरह से
1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें अरुणा आसफ अली का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। अरुणा आसफ अली ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उनके जो अधिकार थे उस समय, तत्कालीन समय में, एक पराधीनता यानी कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और उसी स्वराज्य की चाह में जो भारतीय चाह रहे थे, उसी समय वे भी देखें कि महिलाओं को भी उनके बराबर अधिकार मिल सके। हालांकि उनको काफ़ी संघर्ष का भी सामना करना पड़ा और उनको पुरुष प्रधान जो मानसिकता थे उनसे भी लड़ना था, स्वपराधीनता से भी लड़ना था। फिर भी बहुत सारी महिलाओं ने, जैसे कि मैंने हीराबाई पटेल है, सरोजिनी नायडू है, एनी बेसेंट है, कमला देवी चट्टोपाध्याय है, अरुणा आसफ अली है, सुचेता कृपलानी है, लक्ष्मी सहगल है, बहुत सारी स्त्री जो नेता थी उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें आंदोलन में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को अहम माना। इसी तरह से जब 1937 में जो चुनाव हुए थे, उनमें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में 8 महिलाएं निर्वाचित हुई और आरक्षित क्षेत्रों में लगभग 42 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। इसी तरह से विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला मंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रथम महिला मंत्री बनी। बाद में अंशुया बाई मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी और हंसा मेहता बम्बई विधान परिषद की संसदीय सचिव निर्वाचित हुई। इसी तरह सरोजिनी नायडू और हंसा मेहता विधानसभा चुनावों में विजयी रही थी। इस प्रकार से महिलाओं ने चुनाव में भाग लिया था और उन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। लेकिन अभी भी महिलाओं की जो दशा थी वह इतनी सुधरी नहीं थी। उनका भारतीय राजनीति में काफ़ी कम मात्रा में अंश विद्यमान था। फिर भी उन्होंने कोशिश की थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, निभाई थी। इस प्रकार से आज हमने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिकाओं की चर्चा की है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।